डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जो कि बोर्ड के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें एंट्रीज बहुत पूछी जाती हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे और सारे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस था उसे ब्रेक कर देना, उसे खत्म कर देना, या तो पार्टनर्स द्वारा या कोर्ट द्वारा। या तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या पार्टनर्स की सहमति थी, कंसेंट थी, उसके हिसाब से आपका जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, उनके बीच में जो साझेदारी थी वो खत्म हो रही है। तो जब ये साझेदारी खत्म होती है तो हमारे डिसॉल्यूशन में कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनका हमें सेटलमेंट करना पड़ता है। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, वो सीखेंगे हम लोग। बट उसको जानने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, जो कि बहुत बार डिफरेंस में पूछा गया है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या फ़र्क है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि उसमें बस जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसमें चेंज आएगा, पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, है ना। इसमें क्या होगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लोज नहीं होगा, इसमें डिसॉल्यूशन नहीं होगा, फर्म कंटिन्यू रहेगी, है ना। और इसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप ही खत्म हो गई, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए जाएंगे या करने पड़ेंगे, है ना। तो ये फर्क होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस में क्या होता है, लॉसेस में इंक्लूड होता है कि जो हमारी कैपिटल है उसमें डेफिशिएंसी आई तो वो ऐसे पेड की जाती है, पहले प्रॉफिट में से पेड की जाती है, फिर कैपिटल में से पेड की जाती है, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो जो हमारे पार्टनर है वो इंडिविजुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में झेलते हैं। ये तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। देन आता है हमारा एसेट्स। जो फर्म के पास एसेट्स होती हैं उनका क्या किया जाता है। जो फर्म के पास एसेट्स होती है उनको फर्म क्या करती है, सेल करती है। और सेल क्यों करती है, सबसे पहले वो जो थर्ड पार्टीज हैं यानी कि आउटसाइडर, उनका लोन पेड करने के लिए। देन किसी पार्टनर का लोन ले रखा है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, वो पेड करने के लिए। फिर कैपिटल पेड करने के लिए, और कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट लेते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहली बात डेब्ट होता है, कर्जा होता है। एक कर्जा हम कहते हैं फर्म्स डेब्ट और एक कर्जा होता है प्राइवेट डेब्ट। फर्म्स डेब्ट का मतलब ये होता है कि ये वो कर्जे होते हैं जो कि फर्म ने किसी आउटसाइडर पार्टी से लिए हैं और जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली लायबल हैं या सेवरली लायबल हैं उसको पेड करने के लिए। इस पेमेंट के लिए जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो पहले अप्लाई करी जाएगी, ठीक है ना। और प्राइवेट डेब्ट क्या होते हैं, प्राइवेट डेब्ट होते हैं हमारे वो डेब्ट जो कि पार्टनर ने पर्सनली लिए हैं किसी दूसरे पर्सन से। ये पार्टनर पर्सनली लायबल होता है इस कर्जे के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें ली जाती हैं और इसमें प्राइवेटली पेड पहले होता है, प्राइवेटली जो एसेट्स हैं वो पहले ली जाती हैं। तो अब हम आते हैं आपकी मेन बात पर कि जो आपका डिसॉल्यूशन है उसमें हमको ट्रीटमेंट क्या क्या करना पड़ता है। डिसॉल्यूशन में हमें एक बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमें बनाना पड़ता है लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर हम फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया था तो वो बनाना पड़ेगा। और फिर आपका कैश और बैंक अकाउंट।
ठीक, तो हम समझते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ एंट्रीज होती हैं जो आपके बोर्ड में आती ही आती हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि जो एसेट्स होती हैं, सारी एसेट्स का मतलब इवन गुडविल भी इसमें इंक्लूड करी जाएगी, लेकिन इसमें क्या चीज नहीं आएगी सर, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगी, जो हम डमी एसेट्स होती है हमारी, होता तो खर्चा है लेकिन उसे एसेट्स की तरह ट्रीट करा जाता है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो जितनी भी एसेट्स हैं उनको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे कि मान लीजिए ये रियलाइजेशन अकाउंट है और इस रियलाइजेशन अकाउंट का ये डेबिट साइड है, यहां जितनी भी एसेट्स हैं उनको पहले डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है, गुडविल भी, लेकिन कैश वगैरह बैंक बैलेंस को छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, एक्यूमुलेटेड वगैरह चीजों को छोड़कर, ठीक। उसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई एसेट्स है जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन बना हुआ है तो उस एसेट्स को जो ट्रांसफर किया जाता है वो उसके बुक वैल्यू पर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो हमारे डेप्टर्स हैं होते हैं उन पर किसी किसी क्वेश्चन में प्रोविजन आपको शो करता है। मान लीजिए डेप्टर्स हैं 2 लाख के और आपको नीचे दे रखा है प्रोविजन, लेस प्रोविजन 10,000 रुपये, तो ये बाहर दिखाएगा 1,90,000। लेकिन जब आप इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो इस अमाउंट से करेंगे, डेप्टर्स के अमाउंट से, ठीक। तो हमारी जो गुडविल अपीयर होती है सर उसको भी हम ट्रीट करते हैं, उसको भी हम रियलाइजेशन में डालते हैं, ठीक है ना। उसको भी हम ट्रीट करते हैं, उसको भी रियलाइजेशन में डालते हैं। तो अब हमें क्या होता है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो एसेट्स है वो रियलाइज होगी यानी बेची जाएगी, ठीक। तो अभी मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं काफी ध्यान से समझिएगा एसेट्स के बारे में। एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डालते हैं, जी सर। एसेट्स या तो सेल होगी या फिर कोई पार्टनर ले जाएगा। अगर एसेट सेल होती है तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, जाहिर सी बात है। बैंक अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और सीआर में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, और जब वो एसेट जाती है, बेच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में, लेकिन एसेट्स का नाम नहीं लिखते, नरेशन में लिख देते हैं। अच्छा सर अब ये बताइए, अब ये तो हमने एसेट्स बेची, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, क्या हो उस केस में जिस केस में एसेट्स को सेल नहीं करा, किसी पार्टनर द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, यानी कि जो एसेट्स है वो कोई पार्टनर ले गया, तो पैसा तो आया नहीं, क्या आया, वो पार्टनर ले गया। तो जो भी पार्टनर ले जाता है उसे हम क्या करेंगे, मान लो ए ले गया कोई चीज, तो एस कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। ये 2 एंट्री होंगी, पहली वाली एंट्री जब एसेट्स आपकी सेल होगी और ये वाली एंट्री जब आपकी एसेट्स कोई पार्टनर ले जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी लायबिलिटी को पेड करने के लिए आपने उसे वो एसेट्स दे दी और अगर वो पूरी की पूरी लायबिलिटी सेटल हो गई तो उस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते, नो एंट्री। तो यहां पर हम नो एंट्री पास इसलिए नहीं करते क्योंकि ना ही कुछ आया और ना ही हमारे पास से कुछ गया, लायबिलिटी थी वो पेड हो गई और एसेट्स थी वो चली गई। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। मैंने आपको बताया था जितनी भी एसेट्स होती हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आती हैं, और जितनी भी लायबिलिटी होती हैं, लायबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि वो लायबिलिटी जो आउटसाइडर की है। आउटसाइडर मतलब जैसे आपके क्रेडिटर्स, जैसे बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन पार्टनर को छोड़कर
उस पर्सन को छोड़कर जो उस पार्टनरशिप में है उसके अलावा किसी का भी लोन हो, चाहे पार्टनर की वाइफ का लोन हो, पार्टनर के फ्रेंड का लोन हो, वो भी हमारे इसमें आएगा। प्रोविजन भी हमारा इसमें आएगा। प्रोविजन कौन कौन से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेप्टर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तक आएगा। कहाँ? रिलायशन के क्रेडिट साइड में। ठीक, लेकिन क्या नहीं आएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं आएगा, रिजर्व फंड नहीं आएगा, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। ठीक, और क्या नहीं आएगा? जो रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो हमारा कहाँ जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। जो लायबिलिटी है प्रोविजन वाली, वो यहाँ आती है जिस अमाउंट पर बनी है। कोई लोन होगा रिलेटिव का, हमारे जान पहचान वाले का, ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये आता है क्रेडिट साइड में। और अगर वो सेम लायबिलिटी जैसे कि वाइफ का लोन या किसी रिलेटिव का लोन, ये एक टेकन ओवर कर लिया है किसी पार्टनर ने और पूरा का पूरा अमाउंट कर लिया है, तो वो भी हमारे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। किसी पार्टनर से लोन लिया है, मान लो पार्टनर थे ए बी सी, ए ने फर्म को लोन दिया है, तो ये थर्ड पार्टी की लायबिलिटी नहीं है, ये रियलाइजेशन में नहीं आएगी। ठीक है ना, क्लियर है? ये रियलाइजेशन में नहीं आएगी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, उस केस में इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट्स है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका सीआर साइड में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है? लायबिलिटी का भी क्लियर हुआ? जी सर। अब लायबिलिटी वाली बात समझेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक आता है वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट, उसमें क्या होता है? ये स्पेलिंग यहां गलत हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब मान लीजिए रिजर्व आपका दे रखा है 60,000 का, मान लीजिए। ठीक, रिजर्व है 60,000 का और क्लेम आ गया 32,000 का। इस केस में क्या करेंगे? ये जो 32,000 का क्लेम है, ये कहां डालेंगे? रिलायजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन 32,000 कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड में डालेंगे। और इसका जो पेमेंट करेंगे वो हमारा कहां जाएगा? रिलायजेशन के डेबिट साइड में। और जो रिमेनिंग अमाउंट है 28,000, वो कहां जाएगा? पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो वो यहां कहीं नहीं आएगा, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या याद रखना है? एंट्रीज, बहुत ही मेन और खास बात। अब मैंने आपको एसेट्स की एंट्री तो बता दी। अब देखिए एसेट्स की एंट्री क्या बताई भाई? जब हम एसेट सेल करेंगे हमारे पास पैसा आएगा, कैश या बैंक अकाउंट या टोटलाइजेशन। ठीक, अगर अब हमें समझना है कि कोई एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। अब यहां बात आई लायबिलिटी की। लायबिलिटी सर हमने ट्रांसफर तो कर दी है ना। अब लायबिलिटीज का पेमेंट या तो फर्म करेगी या पार्टनर करेगा। तो अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि वो लायबिलिटी जो आउटसाइडर की है, वो लायबिलिटी पेड करेंगे, तो ये बताओ बैंक या कैश हमारे पास से जाएगा, वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। यानी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट DR2, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 कैश या बैंक को नरेशन में करेंगे कि क्या लायबिलिटी पेड करी है। कोई आपको थर्ड पार्टी की लायबिलिटी दे रखी है और क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि पेड करी है या नहीं, फिर भी आपको वो लायबिलिटी पेड करनी है। सर क्या हो अगर पार्टनर ने उस लायबिलिटी को पेड किया हो, फर्म ने नहीं करी हो?
तो यहाँ टू कैश या बैंक की जगह क्या आ जाएगा, उस पार्टनर का नाम जिस पार्टनर ने वो लायबिलिटी को पेड किया है। ठीक, अब आपको बहुत से केस ऐसे आ जाते हैं कि क्रेडिटर्स थे, उनको कुछ एसेट्स का अमाउंट दे दिया, बाकी पैसा कैश दे दिया। तो मैंने क्या करा, तो मैंने आपको बताया है कि अगर क्रेडिटर्स का कुछ एसेट्स देकर या कुछ भी देकर फुल सेटलमेंट हो गया है, कुछ भी पैसा नहीं बचा है, तो नो एंट्री। और अगर कुछ पैसा बच गया है तो जितना पैसा पेड किया है उतने पैसे से ही एंट्री करी जाती है। वो डिपेंड करता है रिलेशन टू कैश, और अगर कोई पार्टनर देता है तो रिलेशन टू पार्टनर का नाम। ठीक, क्लियर है बेटा? तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज के बारे में डिस्कस करता हूं रिलेशन की, जो कि आपको बहुत देखने को मिलेगी, है ना। पहली एंट्री, जहां पर रिलेशन एक्सपेंसेस पेड करे हैं फर्म ने, रिलेशन एक्सपेंस आर पेड बाय फर्म ऑन इट्स ओन बिहाफ, उनको ही पेड करने थे और उन्होंने ही करे, तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट DR2 कैश या बैंक। ठीक, सेकंड, एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर और फर्म बिहाफ, यानी कि पेड तो करने थे फर्म को, लेकिन फर्म के बिहाफ पर किसने कर दिया, पार्टनर को कर दिया। तो अब एक तरीके से क्या होगा, एंट्री वैसे क्या होती, रिलेशन टू कैश या बैंक। अब यहां पर एक्सपेंसेस किसने करे, पेड पार्टनर ने करे हैं, किसको पेड करने थे, फर्म के बिहाफ पे कर दिए। एंट्री क्या हो जाएगी, रिलेशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो सिंपल सी हो गई। तो आपको कुछ हमें दिया हो तो अभी आप ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद और क्या हो सकता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो फर्म ने पेड करे हैं पार्टनर के बिहाफ पर, और उसने कहा था कि वो ये एक्सपेंसेस बियर करेगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो पार्टनर है, जिस पार्टनर को पेड करने थे वो एक्सपेंसेस, उसका क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। जिस पार्टनर को पेड करने थे, जिनके बिहाफ पे फर्म ने पेड कर दिया, उसको डेबिट, और फर्म के पास से क्या गया, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है ना। अब और क्या एंट्री हो सकती है, जब पार्टनर को आपने एक फिक्स्ड अमाउंट दिया है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे या जो भी एक्चुअल एक्सपेंस होंगे वो आप बियर करोगे। ठीक, इस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, रिलेशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं सारे एक्सपेंसेस के लिए, उसमें भी हम एंट्री क्या करेंगे, दो एंट्री होंगी आपकी। चाहो तो आप रिलेशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक। अब ऐसा हो जाए कि एक्सपेंस पेड करने थे X को और पेड कर दिए Y को, यानी कि इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए X को पेमेंट करना था, Y ने कर दिया, तो इसमें एंट्री क्या होगी, पार्टनर जिसको एक्सपेंस बॉन्ड करना था वो आएगा डेबिट साइड में, और पार्टनर जिसने पे किया वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी जो रिलेशन को लेकर आपसे पूछी जाती हैं और आपको सारी जानना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, तो आई होप आपको सारी एंट्री क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि रिलेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो रिलेशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस है यानी कि डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 रिलेशन। तो ये सारी थी हमारी एंट्रीज की बात। तो रिलेशन में क्या DR में आता है, क्या CR में आता है, वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब रिलेशन अकाउंट के बाद हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपको खैर मालूम ही है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पार्टनर्स द्वारा एक तरीके से बनाया जाता है, और इसमें पार्टनर्स के होने वाले फायदे और पार्टनर्स के होने वाले नुकसान को डाला जाता है। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड की बात करूं पार्टनर के, तो अगर पार्टनर्स का कैपिटल का ही कोई डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो यहाँ आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा।
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। किसी पार्टनर ने किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लिया है तो वो यहाँ आएगा एसेट टेक ओवर। रिलायेशन में लॉस हुआ तो वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ बात की जाए तो बाई बैलेंस पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल जो अगर दे रखी है वो, या क्रेडिट बैलेंस दे रखा है वो, जनरल रिजर्व दे रखा है, सीआर साइड आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो वो सीआर साइड में आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है ना। रिलायेशन में कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर ली किसी पार्टनर ने, वो आएगी क्रेडिट साइड में। रिलायेशन में प्रॉफिट हुआ वो आएगा, और फिर हम बैलेंसिंग करते हैं। अगर आपका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है पार्टनर्स का तो क्रेडिट साइड में यानी कि वो पैसा और लाएगा, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो उसे इतना पेमेंट मिलेगा। तो ये तो उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। तो हमारे जितने भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। अब हमें क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ कब कब जाती है। जनरल रिजर्व हमेशा बांटा जाता है, वो कभी रिलायेशन अकाउंट में नहीं आता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब आता है जब इन्वेस्टमेंट है ना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रिलायेशन अकाउंट में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी है तो वो कंपनसेशन में उसमें रिलायेशन में आएगी, वरना नहीं आएगी। कंटिजेंसी रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, रिलायेशन में कभी नहीं आता। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड सेम आपका इन्वेस्टमेंट वाले कंसेप्ट की तरह, है ना। तो आपको मालूम है फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर पैसा लाएगा तो एंट्री क्या होगी, और ले जाएगा तो एंट्री क्या होगी। तो आपका रिलायेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, उसके बाद होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सी एंट्रीज में आ जाता है कि भाई फलाना पार्टनर से और उससे फर्म ने लोन लिया था, उसका पेमेंट कर दिया। तो बेसिकली जब कोई लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को तो वो पेड करा जाएगा, और क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ये आफ्टर द आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है, तो इसको हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि रिलायेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर, और फर्म के पास से क्या गया, पैसा गया। किस केस में रिलायेशन में अमाउंट आ सकता है वो आपको समझना है। लोन अकाउंट कैसे बनता है, बेसिकली जैसे मान लो क्यू का लोन था तो ये पापा वाला फॉर्मेट बन जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, जो अमाउंट था वो बाई यानी कि जितना लोन था वो बाई बैलेंस बीडी, और जितना पेड करा तो टू बैंक लोन पेड ऑफ। लेकिन आपको एक चीज़ कुछ याद रखनी है कि जो लोन है उसका अमाउंट कितना था और लोन हमने पेड कितना करा है ना। यानी कि आपको क्वेश्चन में, आपको किसी किसी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि भाई जो हमारा लोन है उसका अमाउंट था 50,000, लेकिन लोन का सेटलमेंट हो गया 40,000 में, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 10,000 का फ़ायदा हो गया। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स वो रिलायेशन अकाउंट के सीआर साइड में। किसी का लोन था 50,000 का, वो ब्याज के साथ देना पड़ रहा है 52,000 का, तो 2,000 का लॉस हो गया, कहाँ जाएगा, रिलायेशन के डेबिट साइड में। इस केस में वो ट्रांसफ़र होता है, वरना नहीं होगा। तो ये 3 अकाउंट हो गए। 3 अकाउंट के बाद आपका एक लास्ट अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये सेम आपका बैलेंस शीट की तरह होता है, मतलब जैसे कि आपकी बैलेंस शीट टैली करती है, बैलेंस शीट बराबर आती है, सेम वैसे ही आपका बैंक अकाउंट भी या कैश अकाउंट भी बराबर आता है। ये साइड होती है डेबिट साइड और ये साइड होती है क्रेडिट साइड। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में ही कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस, वो कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस दे रखा होता है एसेट साइड में, उसको हम यहाँ डालते हैं टू बैलेंस करके। उसके बाद कोई एसेट सेल हुई है और फर्म ने मतलब बेची है तो फर्म के पास ही पैसा आएगा, तो उसको हम डेबिट साइड में डालते हैं। कोई पार्टनर ऐसा है जिसका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा था तो वो पैसे लेके आएगा, तो उसका बैलेंस भी यहाँ डालेंगे डेबिट साइड में। ठीक। अब इसका जस्ट उल्टा, अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है बैलेंस शीट में तो वो यहाँ आएगा। रिलायेशन में लायबिलिटी पेड करी फर्म ने, वो यहाँ आएगी क्रेडिट साइड में। पार्टनर का लोन पेड करा है वो यहाँ आएगा
ठीक। उसके बाद कोई लायबिलिटी पेड करिए वो आएगी, रिलेशन एक्सपेंसेस पेड करे वो आएगी, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। और कोई पार्टनर्स ऐसा है जिसे पेमेंट करना, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और क्रेडिट साइड का वैल्यू ज़्यादा है डेबिट साइड से, है ना, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स को पैसा मिलेगा और वो यहाँ आएगा। ठीक। और इतना करने के बाद आप लोग मैच कर देंगे, मैच करने के बाद आपका ये बैंक अकाउंट क्लियर हो जाएगा। इसे करने के बाद आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट टाइप आता है, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इस साल। आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट यानी कि अगेन बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो डिसोल्यूशन में आपका बेसिकली देखा जाए तो एंट्री ही मेन है, और एंट्री मैंने आपको बताया कि कहाँ कौन सी एंट्री आएगी। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में है, वहाँ आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू।